अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की हम बात करते हैं, तो जब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल डिफाइन किया था तो उसके बाद उसने थोड़े मैथमेटिकल चीज़ें भी प्रोवाइड की थी। जैसे मैथमेटिकल चीज़ें, जैसे जो इलेक्ट्रॉन है चक्कर लगाता है न्यूक्लियस के, उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ये सब बेसिक चीज़ें प्रोवाइड की थी। देखो ऑल दो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल बहुत बेसिक था, और जो रदरफोर्ड मॉडल था वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम पे बेस्ड था। तो जैसे मान लो हमारे पास कोई हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है प्रोटॉन के चक्कर लगा रहा होता है। तो रदरफोर्ड ने उस टाइम पे जितनी साइंस डेवलप थी उस बेसिस पे कहा कि देखो बच्चे, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर मोशन में होती है तो उसे घूमने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, जो कि होता है mv²/r। तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला कोई ना कोई फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स देने वाला जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है k(q1q2/r). k(q1q2), इसमें एक चार्ज तो बच्चे प्रोटॉन का हो गया जो कि +e, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का हो गया -e। जो मैंने आपको पहले चैप्टर बताया था तो मैंने कहा था फोर्स जब लिखते हैं तो q1 और q2 क्या मॉड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मॉड लगाते हैं। ठीक है सर हाफ mv²। भाई क्या बोल रहा है? ठीक है k(q1q2/r²). ये सेंटर वो काइनेटिक एनर्जी है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। इधर देखो बच्चे, ke²/r², एक r से एक r कैंसिल। ठीक है, हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी निकालना है। तो हम इसको मास को नीचे भेज देंगे। v² क्या हो जाएगा? k²/mr, और v क्या आ जाएगा? √k²/mr। तो एज पर दैट फॉर्मूला हमारी वेलोसिटी ये आ जाती है। तो ठीक है, वेलोसिटी हमको निकालनी है इलेक्ट्रॉन की। इसके अलावा हमें इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, ये सब पैरामीटर्स भी हमको निकालने हैं। तो वेलोसिटी ये आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बच्चों? जैसे ये वेलोसिटी हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी का सिंपल फॉर्मूला बच्चे होता है हाफ mv²। तो हम ये लगा देंगे यहाँ पर। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? हाफ m। v² की वैल्यू तो यहीं से लिख लेंगे। v² ये होता है ना, ये वैल्यू है बच्चे, ये क्या हो गया? k²/mr। m से m कैंसिल हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? k²/2r। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको थर्ड। दो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी नहीं बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। हाई पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? k(q1q2/r). k पहला चार्ज क्या है? e, दूसरा चार्ज क्या है? -e, और सेपरेशन r है। देखो बच्चे, फोर्स के फॉर्मूले में और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये फर्क होता है। फोर्स में मॉड लगाते हैं चार्ज पर, पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज पर मॉड नहीं लगाया जाता। जो नेचर होता है वैसे ही लिखा जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है इनकी आपस की हो जाती है -ke²/r। अगर आप हमें फाइनली टोटल एनर्जी निकालनी है तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को। तो ऐड करके देखो बच्चे, मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। ये मत चिल्लाना कैसे आ गया कैसे आ गया, आधे घंटे तक चिल्लाते रहते हैं कैसे आ गया। k²/2r आ जाएगा बच्चे टोटल एनर्जी, करके देख लो बच्चे। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं डेरिवेशन में जो रदरफोर्ड ने निकाली थी। देखो बच्चे, यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आते हैं उससे हमें थोड़ा सा एक दो चीज़ें जानने को मिलती हैं। एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सिमिलर सा ही है। देखो, जो वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की आ रही है वही वैल्यू टोटल एनर्जी की आ रही है, सेम सा है। ये ke²/2r है, ये है k²/2r, बट ये नेगेटिव में है। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक उतनी ही टोटल एनर्जी होती है, बस टोटल एनर्जी नेगेटिव नेचर की होती है। नेगेटिव एनर्जी टोटल जो होती है वो नेगेटिव क्यों होती है? अभी अगर कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि ये बाउंडेड सिस्टम है। बाउंडेड सिस्टम क्या होता है? जब कभी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो और बाउंडेड रहे किसी से, मतलब कोई एक सिस्टम बाउंडेड होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन हमेशा प्रोटॉन के अट्रैक्शन के चक्कर में बाउंडेड है, ऐसे सिस्टम को बाउंडेड के सिस्टम कहते हैं। और ऐसे सिस्टम में जो टोटल एनर्जी सिस्टम की होती है वो नेगेटिव आती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव इसलिए है, अगर इलेक्ट्रॉन को इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दी जाए तो वो अपने एटम को छोड़ के बाहर निकल जाएगा। खैर ये तो हम बोहर में डील करेंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं करें हम लोग। तो काइनेटिक जितनी है उतनी टोटल है।
बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसके कंपैरिजन में, देखो सिमिलर ही दिख रहे हैं तीनों एक्सप्रेशन, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है। अगर आप देखो ढंग से देखना इसको, डबल है। शाबाश बच्चे। कई बच्चे कहते हैं हाफ है, नहीं यार ये देखो क्योंकि ये इसमें अपॉन 2 है, इसमें अपॉन 2 नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एक तो नेगेटिव नेचर की है, नेगेटिव नेचर की और डबल है 2 टाइम्स। मैं बताऊंगा इसका यूज़ कहाँ पड़ेगा, अभी बताएंगे इसका यूज़ कहाँ पड़ेगा। लोग रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ते हैं तो उसके बाद इसकी लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं। जो इसकी लिमिटेशंस थी वो हम लोगों ने अपनी 10th क्लास में भी स्टडी की थी। तो बेसिकली क्या लिमिटेशंस होती हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो उस टाइम जो आपने लिमिटेशंस पढ़ी थी बच्चों, वो एक्चुअल में क्या था कि आप लोगों को उस वक्त समझ में नहीं आया होगा क्या था। कोई बच्चा बताएगा, हरी बता सकते हो क्या लिमिटेशंस पढ़ी थी आपने? क्या याद है, कुछ याद है बताओ। बहुत सारे थे, अब कंफ्यूज हो। देखो बच्चे हम बताते हैं आपको, एक लिमिटेशंस क्या थी, इधर देखो बच्चे, देखो बच्चे एक्चुअली क्या था कि जैसे रदरफोर्ड ने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ में घूमता है, ठीक है, ये सब आपको पता है ना बच्चों, इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ में घूमता है। अब कोई भी बॉडी जब सर्कल पाथ में घूमती है, सर्कुलर मोशन होता है उसका, तो सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेटेड मोशन मतलब क्या होता है, डायरेक्शन चेंज होती रहती है, ऑलवेज डायरेक्शन चेंज होती है। तो हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ते हैं बच्चे, ईएम वेव, जो कि अभी हमने नहीं पढ़ा है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बच्चे। ईएम वेव क्या होता है बच्चे, जो वेव्स क्रिएट होती हैं, रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हमने अपनी फर्स्ट बुक में ये पढ़ा है, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो क्या करता है, जब कोई चार्ज रेस्ट पे होता है तो अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जब कोई चार्ज मोशन में होता है तो उसकी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और अपनी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इसके पास इसका इन्फ्लुएंस होगा। मैग्नेटिक फील्ड कैसे होती है, हमने मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा था 4th चैप्टर में। जब हम लोग ईएम वेव पढ़ते हैं और ये कहते हैं जब कोई चार्ज एक्सेलरेट करता है, क्या करता है बच्चों, एक्सेलरेट, तो वो ईएम वेव प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एनर्जी लिबरेट करता है। जैसे जैसे वो चलता है तो एनर्जी छोड़ता है। अब आप कहोगे सर ये ऐसा क्यों होता है, देखो बच्चे आज तक हमको इसका कारण नहीं पता चला है कि कभी जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उससे ईएम वेव क्यों रिलीज होती है। बट एक बात यह है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। तो इसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स थ्योरी। अब ये क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स 2 पार्ट होते हैं फिजिक्स के। क्लासिकल फिजिक्स जो बल्क लेवल पे डील करते हैं और क्वांटम फिजिक्स जो वो एटॉमिक लेवल पे डील करते हैं, उसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं बच्चों। तो क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स ये 2 पार्ट हैं। बट अब एक्चुअली क्या है कि ये जो लेवल है जो हम पढ़ रहे हैं एटम के अंदर की फिजिक्स और एटम के बाहर की फिजिक्स में फ़र्क हो जाता है। जब हम लोग छोटे से लेवल पे, सब एटॉमिक लेवल पे जाते हैं, तो वो फिजिक्स जो होती है वो एक बल्क लेवल की फिजिक्स से बहुत फ़र्क हो जाती है। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन सर्कल पाथ में घूमता है तो हर सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होता है। इस तरीके से तो जब वो एक्सेलरेशन करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, ईएम वेव। और जब वो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा तो उसकी एनर्जी कहाँ से आएगी, वो अपनी एनर्जी देगा। क्या करेगा, बोलो अपनी एनर्जी देगा। जब अपनी एनर्जी देगा तो उसकी खुद की एनर्जी कम होती जाएगी और उसका जो ऑर्बिट है वो छोटा होता जाएगा, छोटे होते वो न्यूक्लियस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉल कर जाएगा, मतलब मर जाएगा। कैसे, इससे कोई भी एक एटम स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे तो हर एटम के केस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, घूमते न्यूक्लियस में क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, क्योंकि वो घूम रहा है। तो घूमना मतलब सर्कुलर मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन मतलब ईएम वेव की एनर्जी कहाँ से आएगी, उससे खुद से आएगी, और उसकी खुद की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो हो जाएगा। तो ये जो थ्योरी थी ये क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल फिजिक्स, तो सर अगर उसे रोक लिया जाए तो फिजिक्स। तो एक्चुअली क्या हुआ, जब रदरफोर्ड ने ये घूमने वाला मॉडल दिया था तो उस टाइम साइंटिस्ट बोले ये मॉडल गलत है, बिल्कुल गलत है। बट रदरफोर्ड ये साबित नहीं कर पाया कि एक्चुअल में वो सही है। समझे बच्चे, कारण सिर्फ ये था कि रदरफोर्ड इस चीज़ के बारे में बता नहीं पाया।
एक्चुअली क्या होता है, अगर हमसे कोई कॉन्ट्राडिक्शन करता है, जैसे आप कहते हो ये तो मैं बताता हूँ, उसका कारण समझाता हूँ। अगर मैं कारण समझा पाऊँ तो मैं ठीक हूँ, और नहीं समझा पाऊँ तो मैं रुक जाऊँगा। शायद मैं सही भी हूँ, बट मैं सही शायद साबित ना हूँ। तो उसी वक्त क्या था, रदरफोर्ड ऑल्दो सही था, बट वो सही साबित नहीं हो पाया क्योंकि वो कारण नहीं समझा पाया, क्योंकि उसकी थ्योरी में वो ये समझा नहीं पाया कि आखिर इलेक्ट्रॉन घूमते ही क्यों रहते हैं, घूमते घूमते गिर क्यों नहीं जाते, क्योंकि एक्चुअल में घूमते घूमते इलेक्ट्रॉन गिर जाने चाहिए थे, जो कि बाद में बोहर आया तो उसने समझाया। बोहर ने रीज़न समझाया और बोहर ने अपना मॉडल बनाया। तो ये लिमिटेशन थी रदरफोर्ड की। फिर बोहर ने क्या किया बच्चे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट मॉडल बोहर है, तो बोहर ने ये बताया, देखो बच्चे, बोहर ने कहा ठीक है थ्योरी सही है, इसे कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। बट बोहर ने कहा ये है क्लासिकल फिजिक्स और ये क्वांटम फिजिक्स, दोनों में फ़र्क है। क्लासिकल फिजिक्स जो बड़े लेवल पे है, एटम से बाहर, वहाँ क्लासिकल फिजिक्स चलती है, बट एटम के अंदर क्लासिकल फिजिक्स लागू नहीं होती है। तो इसका मतलब क्या होता है, उसने कहा भले ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसका मोशन सर्कुलर होता है, भले ही उसके अंदर एक्सेलरेटेड होती है, बट वो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता है, क्योंकि ईएम वेव इलेक्ट्रॉन तभी प्रोड्यूस करेगा जब वो एटम से बाहर होगा। एटम से क्या होगा, बाहर। कोई एक चार्ज पार्टिकल जैसे हवा में भाग रहा है, एटम के अंदर नहीं है, एटम से बाहर है, बाहर के लेवल पे, बल्क लेवल पे, तो ईएम वेव प्रोड्यूस होती है, बट एटम के अंदर ऐसे फिनोमेना देखने को नहीं मिलते। उसने कहा कि आप सबको कंपेयर मत करो, सब चीज़ें कंपेयर मत करो, कुछ कुछ थ्योरी, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एटॉमिक लेवल पे होती हैं, और कुछ कुछ फिनोमेना जो बल्क लेवल पे होते हैं, और दोनों में फ़र्क होता है। जो हमारी थ्योरीज है यहाँ लागू होती हैं, वो वहाँ लागू नहीं होती। तो क्लासिकल फिजिक्स को आप यहाँ लागू मत करो, यहाँ ये नहीं चलेगा। एटॉमिक लेवल पे ऐसा नहीं होता है, एटॉमिक लेवल पे वो घूमते घूमते न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता है। एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन जो घूमता है, इलेक्ट्रॉन स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में घूमता है, स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में घूमता है, समझे? और इसलिए वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करता है या ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करता है। अब आप में से कोई बच्चा कहेगा कि सर ऐसे तो अर्थ भी घूमती है, तो अर्थ भी घूमते घूमते एनर्जी लूज करके गिर जानी चाहिए। अर्थ घूमती तो है, बट अर्थ कोई वेव प्रोड्यूस करती है क्या? नहीं करती है। तो अर्थ इसलिए क्या है, स्टेबल है। अर्थ एनर्जी छोड़ रही है क्या? नहीं। तो अर्थ वैसे क्या है, स्टेबल है, क्योंकि इसकी एनर्जी कंजर्व्ड है। बट यहाँ क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन क्या छोड़ा था, क्या छोड़ रहा था? ईएम वेव। जबकि बोहर ने बताया ऐसा कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन ना तो कोई ईएम वेव छोड़ता है और ना ही वो नियम वहाँ लागू होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, मतलब एनर्जी लिबरेट करता है। एनर्जी जैसे मान लो एनर्जी आ रही है ना, एनर्जी छोड़ना। तो एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कल पाथ में घूमता है ना तो वो कोई एनर्जी लिबरेट करता है, भले ही वो जब सर्कल पाथ में घूम रहा हो तो मोशन एक्सेलरेटेड मोशन हो, भले ही वो इलेक्ट्रॉन अगर बाहर चल रहा हो एक्सेलरेशन में तो ईएम वेव छोड़े, बट एटम के अंदर जब वो घूमेगा तो ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि एटम के अंदर की जो कहानी है और एटम के जो बाहर की कहानी है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते। एटम से बाहर, एक मिनट को, एटम से बाहर कोई चार्ज पार्टिकल आप घुमाओ तो भले ही वो ईएम वेव प्रोड्यूस करे अगर एटम से बाहर है, बट एटम के अंदर है तो ये कहानी नहीं लागू होती, एटम के अंदर ये थ्योरीज लागू नहीं होती। तो एक्चुअल में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं वो स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में घूमते हैं, तो घूमते हुए अपनी एनर्जी लिबरेट या रिलीज नहीं करते हैं, स्टेबलाइज रहते हैं। तो इसका मतलब रदरफोर्ड एक्चुअली प्रॉपरली समझा नहीं पाया था, जबकि बोहर ने फाइनली क्या किया, समझाया। बोहर ने फाइनली समझाया कि ऐसा ऐसा फिनोमेना होता है और वो स्टेबल एनर्जी ऑर्बिट में घूमते हैं, और यहाँ वो नियम लागू नहीं होते हैं, यहाँ वो रूल्स लागू नहीं होते। ये सब बताया उसने, बस ये एक लिमिटेशन थी। दूसरी एक लिमिटेशन ये भी थी बच्चों, इधर देखो, एक्चुअल में क्या होता है कि जब रदरफोर्ड ने ये बताया था तो लोगों ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते गिर जाना चाहिए। तो जब वो घूमेगा, जब देखो अच्छे, तो देखो जब वो घूमेगा तो एक्सेलरेशन होगी, और घूमते घूमते जब वो गिरेगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती रहेगी, और जब उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी घूमने की, तो जो ईएम वेव प्रोड्यूस करेगा वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की होगी, जो कि ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब जब इलेक्ट्रॉन ना तो गिरता है ना वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव प्रोड्यूस करता है। एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, इधर ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रॉन तो फॉल नहीं करता, अगर फॉल करेगा तो अनस्टेबल हो जाएगा, कोई भी एटम स्टेबल नहीं होगा। दूसरी बात ये कि देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, ये आप लोगों ने अपनी 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, जब
एक्साइटेड स्टेट वगैरह के बारे में, जब कोई हाइड्रोजन एटम है, मान लो अभी हम पढ़ेंगे ऑल दो, बट उसके बारे में हम आपको बताते हैं। प्रोटॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, थोड़ा सा आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। ये इलेक्ट्रॉन है, इसकी ये हायर ऑर्बिट है, खाली पड़ी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन को कहीं से एनर्जी मिल जाए तो एनर्जी लेके वो हायर ऑर्बिट में जंप कर जाता है, फिर क्योंकि वो हमेशा वहाँ नहीं बैठा रहेगा, फिर वापस भी आएगा। जब वो वापस आएगा अपनी हायर ऑर्बिट से, तो जब आएगा तो जब वो गया था तो एनर्जी लेके गया था, जब वो लौटेगा तो एनर्जी लूज़ करेगा। उसकी एनर्जी लूज़ की फिनोमेना में कोई रेडिएशन छोड़ेगा, कोई सी भी वेव, मान एक्सरे, गामा रे, या कोई सी भी रेड, इंफ्रारेड, चलो मान लेते हैं कोई सी एक इंफ्रारेड छोड़ दी, विजिबल रेड छोड़ दी, कोई रेडिएशन छोड़ेगा, क्योंकि एनर्जी ली है तो एनर्जी देगा। जब वो एनर्जी देगा तो उसी हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी की, जितनी एनर्जी छोड़ेगा उसी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशंस आएगी, बट वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होगी। स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? अब आप कहोगे सर स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? देखो बच्चे, जैसे मान लो सेकंड से फर्स्ट में जंप करता है, तो एक बार उसने कुछ फ्रीक्वेंसी छोड़ी, तो दूसरी बार अगर कभी कूदे या कोई और हाइड्रोजन एटम कूदे या कोई और किसी केस में कूदे, हर केस में सेम फ्रीक्वेंसी होगी, हर केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सेम होगी, समझे? तो बच्चे जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन वापस जंप करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं वापस, तो कुछ स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसीज ही छोड़ते हैं। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन, इधर देखो बच्चे, देखो इधर देखो, मान लो एक्साइट होके सेकंड ऑर्बिट चला गया, थर्ड ऑर्बिट, या किसी भी ऑर्बिट से कूद रहा है, वो जंप कर रहा है, तो वो उसी टाइप की फ्रीक्वेंसी छोड़ेगा, हर टाइप की फ्रीक्वेंसी वो नहीं छोड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम कहते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ लिमिटेशंस थी। बाकी जो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी हम बोर में कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो अब हम बोर मॉडल स्टार्ट